नमस्ते डियर फ्रेंड्स MEG01 ब्लॉक 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए आपको कैसे पढ़ने, ठीक है। बहुत सारे साथी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हम कैसे शुरू करें और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है इनका जो राइटर्स का, और ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर ये अपने आप में सक्षम है, लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है जो कि जैसे चौफरी चौसर का है या किसी का भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा उसके अंदर लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट द मेजर सोर्स ऑफ चौसर वोकेबलरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज पोएट्री। जो चौसर की जो भी मेजर सोर्स थे, जो भी सोर्स थे, उनकी वोकेबलरी में, उनकी जो भी वोकेबलरी थी, जो सोर्स से उन्होंने वोकेबलरी इकट्ठी करी, उनका उनकी पोएट्री में क्या योगदान था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसको आपको बताना है, ठीक है। अब या तो आप सीधा आंसर को सीधा स्टार्ट कर दो अगर आपको लगता है कि आप इसको सीधा लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा बहुत चौसर के बारे में लिखें, क्योंकि चौसर के बारे में हमें पहले से ही मैंने आपको दिया हुआ है वो आंसर इंट्रोडक्शन। उसमें से जो भी आपको अच्छी अच्छी लाइंस, आपको जो भी अच्छे लगें आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं दिया कि आप डिपेंड ना हो जाएं कि ऐसा ही लिखना है। उसे थोड़ा बहुत लिखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर थोड़ा सा ऐड करके हमें बता दीजिए, तो वो भी मैं बता दूंगा, बट मुझे पूरा भरोसा, बीइंग ए MA स्टूडेंट, आप उसको मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हमने शुरू करें कि भाई चौसर है, चौसर ने 3 जो राजा थे उनके बीच में उन्होंने अपना टाइम बिताया, काम किया, ठीक है। ये जो है जो ERH है, ये गलती से लिखा गया, इसको ना पढ़ें, हटा दें इसको, ठीक है। इन्होंने जो काम किया 3 किंग के बीच, उन किंग का नाम एडवर्ड थर्ड जो 1327 से लेकर 1377, रिचर्ड सेकंड 1377 से लेकर 1399, हेनरी 4, ठीक है दोस्तों। ERH आप याद रखिएगा इसको। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे इंट्रो को, तो साथ ही अगर किसी को नहीं पता हो इंट्रो, तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिए शुरू में इंट्रो, व्हाट्सएप पुराने साथी व्हाट्सएप पे देख लीजिए, और नहीं मिलता तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर नहीं याद कर रहे उसको तो यहाँ से देख लीजिए। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही कौन, चौसर, ठीक है, या चौसर लिख दीजिए यहाँ पे। चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ही इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, एंड यस द मेजर सोर्स ऑफ चौसर्स वोकेबलरी सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज पोएट्री। मैं आपको पूरा इसका एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। कि देखिए उन्होंने जो राजा हैं उन 2 राजाओं के बीच काम किया, और उन्होंने उनको अलग अलग भेजा। कहाँ भेजा, अपने जो डिप्लोमेट होते हैं, जो मिशन होते हैं, डिप्लोमेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के काम से जाते हैं। और जब वो अलग अलग जगह गए तो एक बार इटली में भी गए, तो इटली में उन्होंने पेट्रार्क और बेकोशियो से भी मतलब रूबरू हुए और उनसे भी सीखा, और थोड़ी बहुत चीज़ें, एक सेकंड, हाँ, उनसे भी सीखा। और उसके बाद चौसर यूज़ ऑफ फ्रेंच वोकेबलरी इन पर्टिकुलर गिवन हिज पोएट्री। फिर हमने इसके बारे में बताया उन्होंने जो फ्रेंच है उन्होंने किस पोएट्री में किस तरीके से यूज़ करी। जैसे नाइट टेल के अंदर उन्होंने यूज़ की, उसकी जो 2-4 लाइन 5 लाइन, ये आप में 2-3 लाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत आसान रहेगा। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए इसके अंदर, जो फ्रेंच वर्ड यूज़ किए हैं। भाई जब हम फ्रेंच को जानते हैं तभी तो उसके वर्ड यूज़ किए हैं, तो जब हमने फ्रेंच वर्ड यूज़ किए तो उससे उनका कंट्रीब्यूट हुआ, उनकी जो वोकेबलरी का थोड़ा सा और बेहतर उनकी हुई। क्योंकि जब हम कुछ एक भाषा को यूज़ करते हैं, जो भाषा को यूज़ करने वाले दूसरे लोग हैं जो अलग कंट्री के हैं, वो भी उससे इंटरेक्ट करते हैं, तभी पॉपुलरिटी मिलती भी है, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये चीज़ लिखिएगा। उसके बाद मिलर की जो टेल थी वो आप उसमें ये लाइन थी, ठीक है, ये आप लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो डिटेलिंग है वो आप पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, ये आप लिख के इसे ख़त्म कर दीजिएगा। लास्ट में ओवरऑल और इन कंक्लूजन ज़रूर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसको मिस कर जाए सॉरी। तो ये आपने ज़रूर देना है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। कुछ साथी इसमें कह रहे थे कि सारी जितनी भी टेल्स हैं उसमें हम एक बार उसको क्या पढ़ लें, तो मेरी एडवाइस ये है कि उन ज़्यादा सारी की सारी जो 24 की 24 टेल्स हैं वो हमें इतनी काम नहीं आती है। मेन हमारे यही चीज़ें जो घुमा फिरा के इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। उसको हम अगर अपना ये कोर्स अगर हमने कर लिया, मतलब अगर हमने ये कर लिया, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं कि हमें वो भी करना है।
अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें सारी की सारी टेल्स भी करनी है। जो इंपॉर्टेंट टेल्स हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए, बता दिए लॉन्ग क्वेश्चंस में, और इसके अंदर भी आने वाला है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर किसी को कोई टेल पूरी की पूरी टेल करने का मन है तो मुझे बताइए, वो आगे वाली वीडियो में ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने करना ही करना है, वो ऐड ऑन है सारी। अगला है अटेम्प्ट एंड एनालाइज ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द प्रायर्स, द मोक, द फ्रायर एंड द वाइफ ऑफ बाथ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि अगर आपको पोर्ट्रेट करना है इनके जो भी करेक्टर्स हैं, इन सबको अगर आप एक एक करके 24 के 24 करेंगे तो आप सबको डिफाइन कर पाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले वो हमें करना है जो मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जाते हैं, ठीक है, और हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर हमें आने चाहिए। तो प्रायर्स, मोक, द फ्रायर एंड वाइफ ऑफ बाथ, ये पूछे गए हैं तो इनको हम ज़रूर करेंगे कि भाई प्रायर्स कौन है, मोक कौन है, फ्रायर कौन है और वाइफ ऑफ बाथ कौन है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले क्वेश्चंस पढ़ता जाऊँगा और उसके बीच में आपको समझाता भी जाऊँगा। द पोर्ट्रेट ऑफ द प्रायर्स, द मोक, द फ्रायर एंड द वाइफ ऑफ बाथ आर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ जॉफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल। जो सजा के लिखना है आपको प्रॉपर वे में। रिटन इन द लेट 14th century, each character's portraits provide a glimpse into their personality. ग्रेट। भाई जो कैरेक्टर्स का जो पोर्ट्रेट है वो उनकी ग्लिम्स झलक दे देगा उनकी पर्सनैलिटी का। ऑफ कोर्स बिल्कुल, अगर आप किसी के बारे में बताएंगे तो थोड़ा बहुत जब बताएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी तो आप पूरी की पूरी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर ही देते हैं। बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़ एज वेल एज द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर टाइम, बिल्कुल सही बात है, आप जिसको भी बताएंगे उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट तो आप बताएंगे। ईच ऑफ दीज पोर्ट्रेट्स रिवील्स अ यूनिक कैरेक्टराइजेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स रिफ्लेक्टिंग देयर पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस एंड देयर पोजिशन इन सोसाइटी। बिल्कुल सही है, जब आप उनके डिटेल बताते हैं तो उनकी हर चीज़ के बारे में बताते हैं, सोशल स्टेटस भी बताते हैं, उनकी पोजीशन सोसाइटी के अंदर क्या है वो सब बता देते हैं। अगली लाइन क्या आपको लिखनी है, द प्रायर्स, मोक, फ्रायर एंड वाइफ ऑफ बाथ आर ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम चौसर्स कंटेम्परेरी टेल एंड देयर पोर्ट्रेट्स ऑफर इनसाइट इनटू देयर पर्सनैलिटीज़ एंड लाइफ स्टाइल। आप बोलोगे ये तो ऑलमोस्ट ऊपर भी लिखा ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है, कुछ हमें एक्स्ट्रा रिपीट भी करना होता ताकि हमारा पेज भी भरे। नेक्स्ट, द प्रायर्स इज डेपिकेटेड एज अ रिफाइंड एंड वेल मैनर्ड लेडी, ठीक है। अगर आप इसको डेपिकेटेड को आप अगर कुछ और तरीके से उसको बोल सकते हैं, प्रायर्स डिफाइन एज, इसको आप एक्सप्लेन कह सकते हैं या आप रिप्रेजेंटेड कह सकते हैं, उसको इस तरह दिखाया गया कि वो वेल मैनर्ड लेडी है। सी वियर्स अ सिंपल क्लॉक एंड ए ग्रेसफुल वेल विच सजेस्ट हर मॉडेस्टी। उसके बारे में दिया गया वो किस तरह मतलब उसने क्या पहना हुआ है, क्या उसकी सोच है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि जो जो प्रायर्स है, एक्चुअली इसमें लेडी भी 3 ही है, तो प्रायर्स के बारे में मतलब इसको दिखाया गया है कि ये थोड़े से धार्मिक टाइप के सिंपल लोग हैं, इनको बारे में बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनके बारे में जो इसमें पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव दी हुई हैं। सीवियर से ब्रूज ऑन हर कॉलर दैट रीड्स लव कॉन्कर्स ऑल, वो एक ब्रूज पहनती हैं जिसमें लिखा था लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सबको जीतता है। विच इज़ अ रोमांटिक सेंटिमेंट्स दैट डज नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द पायस लाइफ ऑफ द नन्स। नन की इस तरह की लाइफ नहीं होती है, लेकिन थोड़े से अलग है। फर्दरमोर शी स्पोक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलती है, विच वॉज कंसिडर्ड। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर 4-5 कैरेक्टर्स लिख के आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप उसको आपने पूरे के पूरे तरीके से सारे कैरेक्टर्स को समझाएं नहीं समझाएं। और ऐसा नहीं है कि जो कैरेक्टर्स को आप पूरे तरीके से आप 800 वर्ड लिख ही पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे आप सारे 800 वर्ड। एक कैरेक्टर्स को तो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा आप जो चौसर है उसका इंट्रो भी ऐड कीजिएगा शुरू में हल्का सा, उसके बाद फिर ये सब लिखना शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट द मोक। द मोक इज़ पोर्ट्रेट एज मैन हु इंजॉयड हंटिंग फाइंड फूड। जो साधु होते हैं, मोक का मतलब साधु होना चाहिए पॉजिटिव सिंपल बंदा, पर वो ऐसा नहीं है, वो इन्जॉयमेंट करता है, हंट का शिकार करता है, इस तरीके से थोड़ा सा वो अलग तरीके से उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके नाम से या उसके जो पहनावे से मैच नहीं करती है, तो वो इसमें आपको ऐड करना है। अगला है द फ्रायर्स, ठीक है। अब डेपकिड, जो आप इसको पढ़ेंगे डेपकिड, इसमें आप चाहें तो इसको दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप अगर डिपिक्ट को यूज़ करते हैं द फ्रायर इज ए डिपिक्ट, तो इसकी जगह आप पोर्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, चित्रण, ठीक है। आप डिस्क्राइब भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इस वर्ड को यूज़ करें, ठीक है, आपके ऊपर है। बट ये थोड़ा सा एक
इम्पैक्टफुल वर्ड है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, इसको आप डिस्क्राइब भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो स्किल्ड एज ए बैगिंग एंड वो इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद वेल्थी, ठीक है। इसका भी नेगेटिव चित्रण है, विद ए वेल्थी ही इज़ वेल ड्रेस्ड एंड वेल स्पोकन एंड ही इज़ डिस्क्राइब एज ए लिमिटर विच मीन्स दैट ही इज़ authorized to bag with a specific geographical area. However, his portrait also suggests that he is not a very spiritual man. मतलब फ्रायर का मतलब होता है तपस्वी, उसको तपस्वी होते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो तो इन्जॉय करता है, पैसा खर्च करता है, अमीर लोगों के साथ रहता है। तो कुल मिला के उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत लिमिटेड है, तो आप इसको याद कर लीजिए। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में ये है कि जो वाइफ ऑफ बाथ है वो एक लेडी है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि सी सेक्सुअल एडवेंचरस एंड उसके 5 हस्बैंड होते हैं और उसको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट और मतलब थोड़ा सा इन्जॉयमेंट टाइप से रहती है, और वो सोचते हैं कि जो फीमेल्स को ज़्यादा एक थोड़ा सा लिमिटेशंस जो मिलती हैं उसको आप ब्रेक कर दें और वो ज़्यादा खुल के जिएँ और जो अपना मन का जो भी काम हो उसको करें। और इसमें पूरे डिटेल से इनको शॉर्ट में बता रखा, समन हु एंजॉयज फाइन क्लॉथिंग लग्जरी, वो भी इंजॉय करती है, लग्जरी करती है, उसकी भी अपनी एक वो भी अपनी एक कहानी सुनाती है। तो जो कहानी इन्होंने सुनाई है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो पोर्ट्रेट है, चित्रण है, वो अलग चीज़ है। तो आप इसमें इनको जो भी इनका जो पोर्ट्रेट है उसको आप याद कर लीजिएगा, डिपिक्ट जो भी है। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए, और हिंदी समझ में ना आ रही हो तो इसको आराम से आप इसको गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स। और लास्ट में समरी में आप जरूर डालिएगा, द पोर्ट्रेट ऑफ द प्राइवेट मॉक फ्रायर एंड वाइफ ऑफ बाथ ऑफर इनसाइट्स इनटू देयर पर्सनैलिटीज, लाइफ स्टाइल एंड एटीट्यूड्स टुवार्ड देयर रिलीजियस एंड सोशल रोल्स. While each character is flawed in their own way, they also offer a rich and nuanced portrait of medieval life and values. आप इसकी जगह अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका जो लाइफ स्टाइल थी, उनके जो मेन उनके नाम से और उनके काम से बिल्कुल मैच करता नहीं था, ठीक है। और दोनों जो सारी पर्सनैलिटी अपने आप में अलग अलग थी, और उस वक्त क्योंकि उनको जो चौसर को उधर उस वक्त की जो इमेज दिखानी थी, जो अलग अलग लोग थे जो मतलब सोसाइटी के अंदर परेशान कर रहे थे, एक ये उसलिए उन्होंने इस पोर्ट्रेट को यूज़ किया, इनको फ्रायर्स को, मॉक को, क्योंकि उस वक्त जो आप समझ लो चर्च वगैरह के अंदर बड़ी दिक्कत करते ही थे लोग। और दूसरा जो फीमेल को बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो इसके फॉर्म में उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश करी कि फ़ीमेल भी चाहती हैं थोड़ा सा उन्हें भी फ्रीडम मिले। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, चौसर्स रोट द वर्ड्स मूट बी कॉजिन टू द डेड। इसको आप डेड भी पढ़ सकते हैं। कमेंट ऑन चौसर्स पोएट्री इन लाइट ऑफ हिज एम। ये थोड़ा सा अगर किसी बच्चे ने डिस्कस नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल होने वाला ही है ना। तो इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। चौसर स्टेटमेंट द वर्ड मूव्ड बाय कॉजन टू द डेड मीन्स, चौसर की स्टेटमेंट है, द लैंग्वेज यूज इन पोएट्री, जो पोएट्री में जो भी लैंग्वेज होती है, मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू द एक्शंस एंड इवेंट्स बीइंग डिस्क्राइब्ड। क्लोज जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं पोएट्री में, मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड, वो बिल्कुल रिलेटेड होनी चाहिए जो एक्शन और इवेंट्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं कोई बात बताना चाह रहा हूँ तो उसमें मेरी जो लैंग्वेज है वो उस बात को बताने वाले से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। मैं अगर कोई रोमांटिक बात बता रहा हूँ तो मेरे जो लैंग्वेज है वो रोमांटिक होनी चाहिए। अगर मैं कोई हार्ड बात बता रहा हूँ तो मेरी जो लैंग्वेज है वो हार्ड होनी चाहिए। उन्होंने इसका ये मतलब रखा, वर्ड्स मूव टू बी कॉजन टू द डेड। इन अदर वर्ड द वर्ड मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड फिटिंग फॉर द सब्जेक्ट मैटर एट हैंड। भाई जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो भी फिटिंग होने चाहिए, फिट होने चाहिए। आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे। कुल मिला के जो भाषा है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और भाषा के अंदर जो शब्द हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स हैं वो भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है। इसी को बेस मान के पूरी की पूरी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे चौसर पोएट्री एग्जाम्पलाइज द प्रिंसिपल, या चौसर पोएट्री डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल, उसकी जो, या ओबे दिस प्रिंसिपल, या चौसर उसको इस तरीके को यूज़ करते थे। चौसर यूज़ दिस प्रिंसिपल इन देयर पोएट्री। आप इसे किस तरीके से भी आप लिख सकते हैं जब आप एग्जाम में होंगे अपने लैंग्वेज में। ही इज़ नोन फॉर हिज विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस। वो अपने जो विभिन्न अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स के जो डिस्क्रिप्शन करते थे,
ठीक है, वो इसके लिए जाने जाते थे। एंड फॉर हिज यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ अप्रोप्रिएट टू द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस ही पोर्ट्रेट्स। जो भी वो बताते थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी भाषा थी, जो भी सब कुछ था, वो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था। फॉर एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। द कैंटरबरी टेल, चौसर यूज डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड स्टाइल्स of language to reflect the diverse social background of his characters and to give each character a distinct voice। उन्होंने कैंटरबरी टेल के अंदर जो अलग अलग मतलब जो करेक्टर्स थे, उनके लिए उन्होंने डायलैक्ट मतलब अलग अलग भाषा का यूज़ किया, बोली का यूज़ किया। उन्होंने जो उनको जो लैंग्वेज यूज़ की, जो लैंग्वेज डायलैक्ट सब उन्होंने जितने भी वो अलग अलग जो सोशल क्लास के लोग थे, उनके लिए सब कुछ अलग अलग तरीके से उन्होंने उस चीज़ को दिखाया और बताया। ठीक है। चौसर पोएट्री इज़ आल्सो नोटेबल फॉर इट्स यूज़ ऑफ आयरनी एंड सटायर। वो ज़्यादा जो फेमस थी, नोटेबल थी, वो थी उनका यूज़ ऑफ आयरनी, जो उसमें उन्होंने आयरनी यूज़ करी, और सटायर मतलब व्यंग्य होता है। आयरनी का मतलब भी एक तरीके से कई बार विडम्बना भी होती है, कई बार कुछ पॉजिटिव भी होता है। कई बार उन्होंने कुछ चीज़ों को थोड़ा सा दुख के बारे में बताया, कुछ नेगेटिव समाज का इन्हें दिखाया, और कहीं पर समाज में उन्होंने व्यंग्य कसा है, मतलब उनको एक तरीके से उनकी मजाक उड़ाई है, कटाक्ष किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ही ऑफन यूज ह्यूमर एंड आयरनी टू क्रिटिक social norms and conventions and to expose the hypocrisy and shortcoming of his characters. His use of language in these instances is often sharp and biting, reflecting the harsh realities of the situations he is describing। तो भी वो यूज़ करते थे, देखो वो हार्श भी होती थी, हार्ड भी होती थी, और वो थोड़ा सा मतलब लोगों को वो अट्रैक्ट भी करती थी अपनी लैंग्वेज में, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और शार्प और बाइटिंग वाली भी थी, जो रिफ्लेक्ट करती थी भाई, जैसे कि भाई सोशल की बातें वो रिफ्लेक्ट होती थी इसमें, जो लोगों को एकदम कनेक्ट कर पाते थे कि ये तो मेरी कहानी है यार, ये तो हमारी बातें बताई हैं, तो वो यूज़ करते थे उस चीज़ को। चौसर ओवरऑल, चौसर पोएट्री इज़ टेस्टामेंट टू हिज बिलीफ दैट लैंग्वेज एंड एक्शन आर क्लोजली इंटरवाइंड, या क्लोजली इंटरैक्ट, या क्लोजली बाइंड आप यूज़ कर सकते हो, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन? लैंग्वेज एंड एक्शन। ठीक है। हिज अटेंशन टू डिटेल एंड हिज एबिलिटी टू कैप्चर द एसेंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस थ्रू लैंग्वेज मेक हिज पोएट्री अ टाइमलेस एंड इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। उनकी जो अटेंशन है टू डिटेल एंड हिज एबिलिटी टू कैप्चर द एसेंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स, उनके जो कैरेक्टर्स की छोटी छोटी चीज़ें और जो एसेंस का मतलब होता है जो सार, डिटेल। ठीक है। या जो उनकी जो कंप्लीट डिटेल है, आप कह सकते हो, एसेंस वर्ड यूज़ किया हुआ है, आप डिटेल भी यूज़ कर सकते हैं। एसेंस थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है, तो जो वर्ड मैंने बताया ना जो फंसेंगे उसको आप देख सकते हैं। अगर मैंने कहीं पे मिस कर दिया और जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें रह गई हों, मतलब पीछे थोड़ा सा था, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन हिज पोएट्री चौसर डेमोस्ट्रेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कंडीशंस एंड हिज वर्क एक्सप्लोर द वेरियस फैक्ट्स या फेसेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, आप फैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग लव, बेट्रियल, ग्रीड, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। बिट्रेल जो बिट्रे करता है, लालच है, स्पिरिचुअलिटी है। ही यूजेस लैंग्वेज दैट इज़ बोथ रिच एंड एक्सेसिबल एंड हिज करेक्टर्स आर विविडली ड्रॉन एंड मेमोरेबल। ठीक है। उन्हें करेक्टर अलग तरीके से ड्रॉ किए गए और मेमोरेबल भी थे, सबको याद भी रहे, और बहुत मतलब एक अच्छी तरीके से वो बनाए गए। For example, in the contemporary tale, Chaucer's use of language is masterful in conveying the personalities and motivations of each of the diverse characters on the pilgrimage to Canterbury. He also employs a variety of narrative techniques such as irony, satire, and allegory to comment on the social and political issues on his time. उन्होंने कौन कौन चीज़ें एम्प्लॉय की? वैरायटी ऑफ नैरेटिव टेक्निक्स यूज़ करी, जैसे कि आयरनी, सटायर और एलिगरी। ठीक है। तो मैंने एलिगरी, सटायर और आयरनी के बीच पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। एलिगरी भी एक तरीके की स्टोरीज होती हैं, मतलब स्टोरीज को कंबाइन कर लो तो एलिगरी हो जाती है। आयरनी आपको बता ही दिया। सटायर तो उन्होंने यूज़ किया, लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज़ किया। ठीक है। चौसर पोएट्री इज़ नोटेबल फॉर इट्स रियलिज्म, its attention to detail and its exploration and complexities of human experience. His aim to make his words caution to the dead is evident
इन हिज विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस। भाई जो उन्होंने बोला वो इस चीज़ की एविडेंस है कि उन्होंने उसको यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स को, सिचुएशंस को उन्होंने यूज़ किया, एज वेल एज हिज यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड ट्रू टू लाइफ। बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल भी था और ट्रू टू लाइफ था। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्टेम्परेरी टेल चौसर यूज अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स एंड registers to create distinct and believable characters. Each pilgrimage, language and tone is consistent with their social class, occupations and personalities. The knight, for instance, speaks in formal and courtly style that befits his rank, while the miller's language is crude and bawdy, reflecting his lower social status and curse nature. ठीक है, उसका क्रूड था और बाउडी था। तो जो क्रूड और बाउडी है वो घटिया होता है, कच्चा होता है, मतलब बेकार है। आप इसको कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। उस लैंग्वेज उसकी बहुत लोअर लैंग्वेज थी और मतलब अप टू द नॉट मार्क थी या बैड लैंग्वेज यूज़ करी थी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया है। चौसर आल्सो यूज लैंग्वेज टू एक्सप्लोर मोरल एंड फिलोसफिकल थीम्स इन द वाइफ ऑफ बाथ टेल्स। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लोर द थीम ऑफ पावर एंड कंट्रोल इन रिलेशनशिप, यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे द स्ट्रगल बिटवीन द सेक्सेस। The language used by the male knight and the female queen reflects their respective positions of power, as the knight speaks differently and the queen commands with authority. इसमें जो कहानी थी उसके अंदर यही था कि एक पर्सन था, वो पकड़ लेते हैं उसको, फिर उससे बोलते हैं कुछ ऐसी बात फीमेल के बारे में बता जिससे मतलब जो रानी है वो खुश हो जाए। तो फिर वो भटकता है कुछ टाइम के बाद, ये कहानी अलग है। फिर वो आता है तो उसको कोई एक बूढ़ी एक मतलब एक बुज़ुर्ग मिलती है जो नाइट ने कहानी सुनाई थी, मतलब वो वाइफ ऑफ बाथ ने कहानी सुनाई थी। फिर वो कुछ बताता है, फिर वो उस लड़की से शादी कर लेता है। तो इस तरह की कहानी थी। कहोगे तो मैं डिटेल बता दूंगा और इसमें दूसरी वीडियो में डिटेलिंग है, लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये बताया कि वो फीमेल किस तरह कमांड करती है, इस तरह से आप समझ लो। कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है कि यार उसके लिए पूरी कहानी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल लास्ट में ओवरऑल या इन नटशेल, ओवरऑल चौसर्स पोएट्रीज कैरेक्टराइजेशन वर इट्स विविड एंड रियलिस्टिक depictions of characters and their actions, and by its explorations of complex moral and philosophical themes, he believed that the words moved because to the dead is evident in the way he uses language to the create these effects. ठीक है, तो डेपिक्शन मतलब वही चित्रण, वही पोर्ट्रेशन, ठीक, डिस्क्राइब, ठीक है, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, तो ये वो है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है द कैंटरबरी टेल। ठीक है, अब कैंटरबरी टेल, तो जो कैंटरबरी टेल है इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, हमने इसमें सिंपल बता रखा था। कैंटरबरी टेल इज कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज रिटन बाय जॉफरी चौसर्स, मिडिल इंग्लिश इन द लेट एज। द टेल आर रिप्रेजेंटेड एज द पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट बाय ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी टेल कैंटरबरी कैथीड्रल। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें एक जगह लोग मतलब कि कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तबार्डिन के अंदर, और वहाँ से उनको एक जो एक तीर्थ स्थान है एक तरीके का कैंटरबरी टेल, वहाँ पे जाना होता है। जो एक जगह है वहाँ पे कैंटरबरी कैथीड्रल है, वहाँ पे जाना होता है। तो कुछ लोग एक जगह एक तरीके से जो मतलब एक जगह है, आप समझ लो कि जो कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो एक जगह है, जैसे आश्रम तो नहीं कह सकते, जो सराय कह लो या थोड़े से बहुत होटल टाइप से तो नहीं, छोटी मोटी जगह होती है जहाँ पर हम जब कभी जाते हैं तो छोटी मोटी जगह होती है, रह लेते हैं। तो काफ़ी लोग रह लेते हैं, वो नहा के निकल जाते हैं। तो वहाँ पे ये लोग मिलते हैं और जो वहाँ का मालिक है वो कहता है सभी लोग अब जाते हुए 2 स्टोरी जाते हुए गाएंगे, टेल बताएंगे, और 2 टेल आते हुए बताएंगे। तो ये जो कैंटरबरी टेल है ये बेसिकली पोएट्री, जो टेल है वो पोएट्री की फॉर्म में, कहानी है पर पोएट्री की फॉर्म में। पोएट्री जनरली क्या होती है, हम कोई भी पोएट्री बताते हैं तो वहाँ भी एक कहानी तो होती है ना, पर उसको हम पोएट्री बोलते हैं, पर इसको टेल बोला गया है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, लाइक दैट। तो एक पोएट्री टाइप से या किसी तरीके से होती तो एक कहानी है ना, जिसको हम डेपिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो ये भी इसी तरह की कहानी है। तो फिर 2 आते हुए 2 जाते हुए में पूरी कहानी हुई नहीं, 24 स्टोरीज़ हुई, पर हमारे में सारी नहीं करनी, हमें लिमिटेड करनी है। तो ये उन्होंने बताया था कि इसमें जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या बता रहे हैं। तो यही कैंटरबरी टेल है। इसके अंदर उन्होंने सारा ये बताया कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स थे,
कौन कौन सी चीज़ें थी, ये आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये लैंग्वेज में कोई टफ नहीं है। तो 3 फीमेल थे, नाइट था, उसका बेटा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, और फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। द टेल आर प्रेजेंटेड as part of storytelling context by a group of pilgrims as they travel together on a journey from Southwark to the shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury Cathedral। यहाँ पर जो सेंट थॉमस बैकेट थे, मतलब वो थे वहाँ पे, तो उनका बना हुआ था कुछ, तो वो यहाँ पे था कैंटरबरी कैथेड्रल, ठीक है। तो जो जगह थी वो कैंटरबरी कैथेड्रल थी। वो कैंटरबरी टेल क्योंकि उसको उसके लिए कहानी चल रही है। उनको साउथ वॉक से आना था, ठीक है। तो the pilgrim come from different walk of life and represent various social classes, providing Chaucer with the opportunity to comment on the social and religious issues of his time। देखिए इस वाले फॉर्मेट में जैसे आप समझ गए, उसको अपॉर्चुनिटी मिली कोई वो कमेंट मारे, उस वक्त वो कमेंट करे सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ पे। इस वाले फॉर्मेट में सीधा बोलेंगे तो उड़ा के फेंक देंगे, गर्दन उड़ा देंगे, वो तो राजा का टाइम था, ठीक है। तो उसमें तो राजा लोग रहते थे, ठीक है, मोनार्की थी, राजशाही थी। तो इन्होंने इस तरीके से बताया। तो अगला क्या है, द स्टोरी देमसेल्फ रेंज फ्रॉम बाउडी एंड ह्यूमरस, ठीक है। द स्टोरी देमसेल्फ रेंज फ्रॉम बाउडी एंड ह्यूमरस टू मोरल एंड सीरियस। मतलब गंदी चीज़ या नेगेटिव चीज़ों से शुरू होती है, ह्यूमरस भी है इसके अंदर पूरी टेल में स्टोरीज़ में, मोरल भी कहीं पर आता है, सीरियस बातें भी आती हैं। वैरायटी है जॉनरास की, सच एज द रोमांस, फैबुलस, एलिगरी। आप ज़्यादा मत करना, सटायर रोमांस कर देना, सटायर करने ना, आयरनी कर देना, एलिगरी कर देना, क्योंकि फैबुलस ये याद होगा नहीं। फैबुलस होता है जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, तो आप इसको शॉर्ट स्टोरीज़ को फैबुलस वर्ड यूज़ किया है पहले, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। आप ना भी करेंगे तो आप शॉर्ट स्टोरीज़ बोल दीजिएगा, ठीक है। इवेंट इन मोक हीरोइक टेल, ठीक है, मोक हीरोइक टेल इसमें यूज़ की गई है। सम ऑफ द मोस्ट फेमस टेल इंक्लूड द नाइट टेल, द मिलर टेल, द वाइफ ऑफ बाथ टेल एंड द पार्टनर्स टेल। ये टेल यूज़ की गई। मोक हीरोइक का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के, थोड़ा सा मतलब हीरोइक टाइप से, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। अगला है द कैंटरबरी टेल इज़ कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन इंग्लिश लिटरेचर बोथ फॉर इट्स यूज़ ऑफ वर्नाकुलर मिडिल इंग्लिश एंड इट्स वर्नाकुलर मतलब जो उस वक्त जो लोकल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं ना उसको, मिडिल इंग्लिश एंड इट्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल एंड एवरीडे लाइफ इन मिडाइवल इंग्लिश, ठीक है। द वर्क इज आल्सो नोटेबल फॉर इट्स विविड एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स, मैनी ऑफ whom हैव बीन archetypes इन लिटरेचर एंड पॉपुलर कल्चर। तो इसमें द वर्क इज आल्सो नोटेबल फॉर इट्स विविड एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स, ये ज़्यादा था। मैनी ऑफ whom हैव बीन आर्चिटाइप्स, इसको आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मतलब जो मूल रूप से होते हैं लिटरेचर एंड पॉपुलर कल्चर, हैव बिकम आर्चिटाइप्स इन लिटरेचर एंड पॉपुलर कल्चर। इसको आप बिकम एग्जाम्पल इन लिटरेचर एंड पॉपुलर कल्चर, जो उन्होंने उसमें मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे वो एग्जाम्पल हो गए थे, पॉपुलर कल्चर के एग्जाम्पल, लिटरेचर के एग्जाम्पल। वाह क्या लिखा है, ठीक है। आर्चिटाइप एक डीप वर्ड है, ठीक है। इसको यूज़ कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो आपको याद रहेगा नहीं, तो उसको एग्जाम्पल ही रखिएगा। द पिलग्रिम कम फ्रॉम वेरियस वॉक ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग अ नाइट। द पिलग्रिम कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी, आप ये भी लिख सकते हैं। वॉक ऑफ लाइफ, लाइफ के अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उस तरीके ना अलग अलग जो है लाइफ के जो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं उसमें से आ रहे हैं। इंक्लूडिंग अ नाइट, अ नन, मिलर, मर्चेंट, अ लॉयर एंड ए पार्टनर। याद कर लीजिएगा 2-4 कैरेक्टर्स का नाम, नाइट याद कर लीजिएगा, नन, मिलर, मर्चेंट, लॉयर एंड पार्टनर, जो भी आपको और याद रखे आप उसको वाइफ ऑफ बात भी याद कर सकते हैं। ईच पिलग्रिम tells a story along the way and Chaucer's used their stories to provide social commentary on English society at the time। जो इनकी जो स्टोरी थी वो स्टोरी ना होके वो थोड़ा सोशल जो सोसाइटी पे उनका कमेंट था, कुछ उनके बारे में बात थी। द टेल रेंज फ्रॉम बाउडी एंड ह्यूमरस टू मोरलिस्टिक एंड सीरियस एंड दे रिफ्लेक्ट अ वैरायटी ऑफ लिटरेचर स्टाइल एंड जॉनरा इंक्लूडिंग रोमांस, ठीक है। तो इस तरह से आप एक लाइन और उसको पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। द कैंटरबरी टेल इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स इन्फ्लुएंस काउंटलेस राइटर्स ओवर द कंट्री। It is also an important historical document that provide insight into the social and cultural life of medieval English, ठीक है। द पिलग्रिम कम फ्रॉम वेरियस वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ की जगह वेरियस वॉक ऑफ लाइफ को यूज़ कीजिएगा, नहीं तो स्टेज ऑफ लाइफ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। द टेल रेंज फ्रॉम बाउडी एंड ह्यूमरस टू सीरियस मोरलिस्टिक, सम ऑफ द मोस्ट फेमस इंक्लूड द नाइट टेल। इस तरह से दो चार चीज़ें इसमें मिल के आप लिख दीजिएगा, और कुछ चीज़ें जो कैरेक्टर्स में जो मैंने इंट्रो दिया था वो लिख दीजिएगा, और आराम से 600 से 700 वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है ना, कोई इशू आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर किताब में पढ़ रहे हैं और किताब में पढ़ के थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। आगे अगला है डिस्कस चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल इन द नन प्रिस्ट टेल, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने ये पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं चौसर ने जो हैंडल किया फेबल को, फेबल मतलब होता है जो कहानियाँ होती हैं जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हीरो हीरोइन, वो मतलब एक तरीके से जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वही सारी कहानी को बताते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना। तो उन्होंने कैसे हैंडल किया फेबल को नन प्रिस्ट टेल के अंदर, ठीक है। वो कहानी आपको ज़्यादातर पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक मुर्गा होता है, उसकी मुर्गी होती है, मुर्गा सुबह सुबह उठता है, अपने बारे में बताता है। उसके बाद एक लोमड़ी होती है, उसको देख रही होती है खाने के लिए, ठीक है। लोमड़ी उसकी तारीफ़ करती है, अचानक से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, उसको पकड़ के ले जाती है। बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ। उसके बाद वो लोमड़ी को फिर धोखा दे देता है और वहाँ से बच के आ जाता है। सिंपल सी कहानी है, और उसमें यही जो इसका जो नटशेल सार है वो यही है कि चापलूसी से दूर रहें। कोई भी चापलूसी कर रहा है उससे बच के रहें, ठीक है। ज़्यादा चापलूस लोगों से अगर आप जुड़ के रहेंगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। ये कहानी टोटल, तो आप इसको पढ़ते हैं। चौसर्स द नन प्रिस्ट टेल इज मास्टरपीस एग्जाम्पल ऑफ द फेबल जॉनरा, फेबल जॉनरा का है, विच यूज एनिमल करेक्टर्स टू कन्वे अ मोरल मैसेज। एक मोरल मैसेज देना, पर करेक्टर्स कौन से होंगे, वो जानवर होंगे उसके थ्रू। द टेल टेल्स द स्टोरी ऑफ प्राउड रूस्टर नेम, जो रूस्टर होते हैं मतलब रूस्टर मतलब मुर्गा, नेम चैंटिक्लियर, चैंटिक्लियर उसका नाम है, हिज हैंड्स हैं, ठीक है, उसकी मुर्गियाँ हैं, हु आर थ्रेटन्ड बाई ए कनिंग फॉक्स नेम रेनाल्ड, वो उससे भाई थ्रेटन्ड है, ठीक है। चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल, आप उसको नाम वाम मत याद रखिएगा, अगर चाहें तो रखिएगा, नहीं तो सिंपल एक फॉक्स लिख दीजिएगा, लोमड़ी। चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल इन दिस टेल इज बोथ ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव, combining element of both and medieval beast epic and the courtly romance। तो बीस्ट मतलब जानवर का एक एपिक है, मतलब कहानी है, बड़ी कहानी है, और कर्टली रोमांस मतलब एक सौम्य नॉर्मल सा एक रोमांस है। चौसर्स द नन प्रिस्ट टेल इज ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हिज हैंडलिंग ऑफ द फेबल। देखो सिंपल सी बात है, उसने एक बात मोरल स्टोरी बताई है, प्रॉपर वे में बताई है, और जानवर का पूरा यूज़ किया और जानवर की फॉर्म में बताई, और कहीं भी करेक्टर से बिल्कुल हटे नहीं है। तो ये एक पूरे तरीके से क्वेश्चन का आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा, इसको इजीली आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा है। इसके अंदर बस एक बात उसी को अपने बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बातें वो आसानी से इसके अंदर, वो कहानी जो उनकी जो कहानी है वो भी एक तरीके से इसको डिस्क्राइब की हुई है, और बीच बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बताया हुआ है, पूरे तरीके से समरी नहीं दी हुई कि पूरी समरी दे दी, नहीं। समरी दे दोगे तो क्वेश्चन का आंसर तो नॉर्मल पर्सन, जो एक नॉर्मल लड़के हैं या कोई लड़की है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उनके फॉर्मेट में हो गया, फिर एक जो स्टैंडर्ड क्लास है उसके क्लास में नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल्स एंड अनप्रिस्ट टेल इज नोटेबल फॉर हिज यूज़ ऑफ ह्यूमर आयरनी, ह्यूमर आयरनी वो यूज़ ही नहीं करेगा, बट वो कहानी बताएगा। द टेल इज़ फुल ऑफ विटी वर्ड प्ले एंड पुन्स, तो ये पंस यूज़ किया है इनके अंदर, ये अलंकार यूज़ किया गया। वन ऑफ द की फीचर ऑफ चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल इज हिज यूज़ ऑफ द एंथ्रोपोर्बिज्म, ह्यूमन लाइक, ठीक है। ये वर्ड आपको नहीं याद रहेगा तो आप बोल देना कि सबसे बड़ी बात है कि फेबल के अंदर उन्होंने ह्यूमन लाइक जो बिहेवियर है वो शो किया है, उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि नोट्स से ही सब करने लगे तो हो गया काम, थोड़ा सा हम उसको डिस्क्राइब भी अलग तरीके से कर रहे हैं। चैंटिक्लियर एंड द अदर एनिमल इन द टेल आर गिवन ह्यूमन लाइक पर्सनैलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम रिलेटेबल टू द रीडर, यू नो, रिलेटेबल लगता है, रीडर से जुड़ा हुआ लगता है। दिस टेक्निक इज़ कॉमन इन फेबल्स, फेबल्स में यही खास बात होती है कि जो उसमें जो जानवर होते हैं वो इंसान के भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये आप और भी स्टोरीज़ में देखोगे, कहीं पर अगर हमें कोई भी बात कहनी है तो हम किसी को भी जानवर, मतलब अगर सपोज करो आपको चापलूसी के बारे में बताना है, किसी को चापलूसी कर रहा है तो आप डॉग को यूज़ कर सकते हैं। वैनिल जब वो लीकिंग करता है, किसी चीज़ को चाटता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, यू नो, बहुत सारे तरीके होते हैं जानवर के। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है, मुझे पूरा भरोसा आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट यूज डज चौसर मेक ऑफ द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज। इसमें ऑफ हटा दोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। व्हाट यूज डज चौसर मेक ऑफ द डिवाइस पिलग्रिमेज। ठीक है, इसका पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। आंसर से समझ में आ जाएगा। येस, चौसर यूज द पिलग्रिमेज एज ए लिटरेरी डिवाइस इन हिज फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल। समझ में आ गया कि जो पिलग्रिमेज है, ठीक है, उन्होंने एज ए लिटरेरी डिवाइस कैंटरबरी टेल में इसको कैसे यूज़ किया। लिटरेरी डिवाइस बहुत सारी होती है, आयरनी होती है, ठीक है, एलिग्री होती है, या और भी बहुत सारी जो होती हैं जो उनको अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ये वही सब इन्होंने एज ए कैंटरबरी टेल के अंदर पिलग्रिमेज को कैसे यूज़ किया, ठीक है, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, इन दिस वर्क ग्रुप ऑफ पिलग्रिम जर्नी फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बकेट। वो रिपीट हो रहा है बार बार, आप उसे याद कर लीजिएगा। अलोंग द वे द पिलग्रिमेज एंगेज अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशंस विच with each pilgrimage telling a tale that reflect their personality and social status and world view। तो उन्होंने जो तीर्थ यात्रा को कैसे पोएटिक डिवाइस की तरह यूज़ किया, तो आप भी जानते हो इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका, इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। चौसर्स द कैंटरबरी टेल इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ द पिलग्रिम्स हु, जो तीर्थयात्री थे उनकी स्टोरी थी, हु आर ट्रेवलिंग टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट कैंटरबरी टेल। द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज सर्व सेवरल पर्पज इन द वर्क। ठीक है, डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज जो बहुत सारे पर्पज थे वो सॉल्व कर रही थी। क्यों, कैसे? फर्स्टली इट अलाउज चौसर्स टू ब्रिंग टुगेदर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। जो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ थी, मैंने बताया वॉक ऑफ लाइफ यूज़ करेंगे आप सिचुएशंस को या स्टेज ऑफ द लाइफ को अलग तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वॉक ऑफ लाइफ मतलब दौर, जिंदगी का दौर, एंड सोशल क्लासेस थ्रू द पिलग्रिम्स। समझ में आ रहा है ना? करेक्ट, जो वे पिलग्रिम्स में उन्होंने कितने सारे, जितने चाहे ऐड कर लो। जैसा कई बार बोलते हैं ना कि मुझे सपना आया, सपने में ये हुआ। सपने में आप कुछ भी किसी को बोल दो, कौन जानता है, खुद बोलोगे तो लगेगा कि यार आप बोल रहे हो, लेकिन आप बोलो नहीं मेरे सपने में कुछ हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको ये भी जो लिटरेचर के अंदर यूज़ हो गया, आगे जाके आपको पता चलेगा कि यार ये भी एक अपने आप में एक बात होती है जो राइटर्स यूज़ करते हैं, सपने की फॉर्म में सपना बता के वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें बता दिया कि भाई प्रोवाइड अ पैनोरमिक व्यू ऑफ मिडाइवल इंग्लिश या बेस्ट व्यू ऑफ मिडाइवल इंग्लिश, आप जो भी यूज़ करना चाहें, सोसाइटी विद इट्स वेरियस हैरार्कीज। हैरार्की मतलब जो पायदान होते हैं, मतलब पहले कौन, फिर बाद में कौन, बाद में कौन, जैसे कि गरीब, अमीर, या जिस तरह से होता है सरकार के अंदर हैरार्की होती है। पहले क्लर्क होता है, फिर अफसर होता है, फिर उसका बड़ा अफसर, फिर उसका बड़ा अफसर, लास्ट में जाके नेता ही होते हैं। ठीक है, कस्टम एंड मोरल कोड्स। सेकेंडली द पिलग्रिमेज सर्व्स एज अ फ्रेम नैरेटिव अलाउइंग चौसर्स टू स्ट्रक्चर द वर्क एज ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल स्टोरी विद ए लार्जर नैरेटिव फ्रेमवर्क। और एक बात और बताऊं कि इसके अंदर इन्होंने क्लर्जी मैन है, जो थोड़े से जुड़े हुए रहते हैं धर्म से, उनको भी लिया, फीमेल के बारे में भी बताया, योद्धा के बारे में बताया। तो सारे के सारे इसमें जो बताने में इन्होंने पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा को चूज़ किया। तो इस तरह उन्होंने कुछ और बताते तो अलग तरीके से होता, पर उन्होंने इसको इस तरीके से ये पोएट्री डिवाइस यूज़ की कि उन्होंने सारी बातें एक पिलग्रिमेज की फॉर्म में बता दी। तो कोई इसमें बहुत डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये क्या क्वेश्चन है या अलग से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर लोगे। 3 इसमें बात लिखी गई है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। ओवरऑल द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज इज ए central and multi-phased element of the Canterbury Tale, allowing Chaucer to explore a wide range of themes and issues which, while providing a rich and entertaining portrait of medieval English society. ठीक है, overall Chaucer's use of the device pilgrimage serves to unify his collection of the stories, create a diverse cast of characters, and providing a framework for social and moral कमेंट्री। ये आप सिंपल से कर लीजिएगा। द पिलग्रिमेज सर्व्स एज अ फ्रेमिंग डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ टेल्स एज इट प्रोवाइड अ रीजन फॉर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स टू कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कुछ चीज़ें रिपीट भी करनी है द कैरेक्टर्स, ताकि पेज भरे। द कैरेक्टर्स कम फ्रॉम वेरियस सोशल, ये भी सेम होगा। थ्रू द यूज ऑफ द पिलग्रिमेज डिवाइस चौसर वॉज एबल टू क्रिएट ए रिच एंड कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट of medieval society, exploring themes such as the love, power,
gender, religion, and morality. The device also allowed Chaucer to experiment with different narrative style and genres, ranging from ribald tale to moral allegories. ठीक है, इसके अंदर जो रिबेल टेल है इसका मतलब मतलब थोड़ी छोटे लेवल की टेल, लो लेवल की टेल से लेकर मोरल एलिगरी सिंपल। तो आप इसमें रिबल्ट की जगह अगर चाहो तो सिंपल टेल टू मोरल एलिगरीज से आप यूज़ कर सकते हो या मोरल टेल तक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल द यूज़ ऑफ द पिलग्रिमेज डिवाइस इन द कैंटरबरी टेल इज मास्टर full example of the masterpiece of the Chaucer's skill as the storyteller and his ability to capture the complexity and diversity of the medieval life. Yes, Chaucer's used the literary device of the pilgrimage in famous work the Canterbury Tale. इसमें थोड़ा सा मिल मिला के आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, सिंपल बार बार आप उस चीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। लास्ट में चौसर यूज द डिवाइस ऑफ द पिलग्रिमेज यूज द वे ऑफ द ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी। इसको आपको रिपीट करना है क्योंकि जो इसका आंसर है ये आपको ज़्यादा आप बड़ा लिख ही नहीं पाएंगे, आपको वो यार बार बार क्या है, इसके बीच में शुरू में चौसर की थोड़ी कहानी लिखनी है, कुछ चीज़ें रिपीट करनी है और बार बार आपको ये चीज़ें लिखनी है को जो उसकी जो वो जो यूज़ कर रहे थे डिफरेंट क्लास की सोसाइटी को वो उन्होंने यूज़ किया, उसके अंदर वैल्यूज़ दिखाई, पर्सनैलिटी, बिलीफ, अलग अलग जो क्लास है, हायरार्की है सोशल का, जो जो सोशल जो क्लास थी उसका जो एक तरीके से स्टेजेस थी उसको शो किया। अब उस वक्त की सारी बातें बताई, उस वक्त की जो बातें कोई बता भी नहीं सकता था इस फॉर्म में उन्होंने बताई। तो इस तरह से पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ और लोगों ने उसको पसंद भी किया और कोई इशू भी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अगर कोई इशू होता तो फिर इतना आसान नहीं था राइटर्स को अपनी बात कहना मोनार्की के टाइम पे। फिर मोनार्की ये बोलते भाई तुम कैसे बोल रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ आपको इसमें बहुत हेल्प मिली होगी, ठीक है। कुछ भी इशू हो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और पूरी उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और इसको पढ़िए, नोट्स PDF में आपके पास है उससे पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको आराम मिलेगा, आराम से इसको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।